ਜੋ ਚੋਣ ਬੌਂਡ ਘੁਟਾਲਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ ਤੇ कौन ने इसनू करने वाले मुख लोग? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड है, ये एक ऐसी स्कीम लाई गई जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो एक स्कीम लाई जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव का जो चंदा है उसमें पारदर्शिता लाएंगे, और उसके नाम पर ऐसी स्कीम लाई गई जिसके तहत लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाए कि कौन कितना चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से किस पॉलिटिकल पार्टी को। तो नाम तो दिया गया पारदर्शिता के नाम पर लाई गई, लेकिन जो काम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वो यही था कि बिल्कुल पर्दे के पीछे लोग जान ना पाए कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है। अब ये बहुत ही खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर हम समझे तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे देती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो जनहित में तो देती नहीं। सारे दर्शकों का मेजर सिंह पंजाबी वालों परवान स्वागत है। जी आया आखदा मैं मैडम अंजलि जी नूं, जो कि दिल्ली तो सारे को चंडीगढ़ पहुंचे हुए ने ते कॉमन काज बोर्ड के मैंबर ने। सो जो कुछ भारत दे विच हो रहा है, चाहे वह चुनावी बॉन्ड घुटाले नूं लैके होवे जां भारत के लोकतंत्र की गल होवे, औरतां की गल होवे, तां अज जे देखा जाए तो लोग जागरूक ने ते उन्हां खास लोगों के विचों मैडम अंजलि जी भी अपना एक विशेष स्थान रखते हैं, जिन्हां ने जिहड़ा कि चोणां दा नूं लैके जो चुनावी बॉन्ड घुटाले ने वो हुए उसनूं लैके पहुंचे। सो की कुछ कर रहे ने, किस तरह सारा कुछ हुंदा है, क्यों हुंदा है, आओ गल करते हैं। मैडम अंजलि जी आया नूं सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। मैम अंजलि जी, जो चोण बॉन्ड घुटाला होया है, क्यों होया ते कौन ने इसनूं करने वाले मुख लोग? देखिए, जो इलेक्टोरल बॉन्ड, चुनावी बॉन्ड है, ये एक ऐसी स्कीम लाई गई जो बीजेपी सरकार है केंद्र में, वो एक स्कीम लाई जिसके तहत उन्होंने कहा कि हम जो चुनाव का जो चंदा है उसमें पारदर्शिता लाएंगे, और उसके नाम पर ऐसी स्कीम लाई गई जिसके तहत लोग बिल्कुल भी नहीं जान पाए कि कौन कितना चंदा दे रहा है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से किस पॉलिटिकल पार्टी को। तो नाम तो दिया गया पारदर्शिता के नाम पर लाई गई, लेकिन जो काम है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम का वो यही था कि बिल्कुल पर्दे के पीछे लोग जान ना पाए कि कौन किस पॉलिटिकल पार्टी को पैसा दे रहा है। अब ये बहुत ही खतरनाक खेल है, क्योंकि अगर हम समझे तो जब बड़ी बड़ी कंपनियां पैसे देती हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो वो जनहित में तो देती नहीं, वो इसलिए देती हैं कि वो रूलिंग पार्टी को पैसे दें और रूलिंग पार्टी उनके लिए काम करे, कंपनियों के लिए। तो अब हम देखते हैं कि हजारों करोड़ों रुपए जो हैं पॉलिटिकल पार्टी कंपनियों से लेती हैं, और फिर कंपनियों के लिए नीतियां बनाती हैं, कानून बनाती हैं, कॉन्ट्रैक्ट देती हैं उनको जब उनको डिजर्व भी नहीं होता है। तो ये सारा जो मामला है ये इलेक्टोरल बॉन्ड से और बढ़ गया, और सुप्रीम कोर्ट ने जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का हमने याचिका दर्ज की, कॉमन कॉज, एडीआर, बाकी सब संस्थाओं ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने इसकी बड़ी लंबी सुनवाई करी। संवैधानिक पीठ बैठा जो कॉन्स्टिट्यूशन बेंच होता है, और उसने सारी बातें बारीकी में समझ के ये कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये गैर संविधानिक है, क्योंकि ये हमारे आपके जानने के अधिकार को खत्म कर देता है। आप ये सोचिए, अब चुनाव चल रहे हैं, हम जाके वोट करेंगे, सामने पार्टियां खड़ी हैं सारी, तो मैं अगर वोट करने जाऊं तो मुझे कैसे पता होगा कि कौन सी पार्टी किससे पैसे ले रही है? और ये तो बहुत जरूरी सूचना है, क्योंकि अगर मुझे ये नहीं पता कि मैं जिस पार्टी को वोट कर रही हूँ वो पार्टी किसके लिए काम करेगी, तो मैं अपना वोट तो सही से डाल नहीं सकती। तो सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा कि ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम है ये गैर संवैधानिक है, ये लोगों के जानने के हक को खत्म करती है, वोटर इन्फॉर्म्ड वोट नहीं डाल सकता,
और अनुच्छेद 19(1)(a) जो हमारे संविधान में है, जो हमें बोलने की आजादी देता है, अभिव्यक्ति की आजादी देता है, जानने की आजादी देता है, उसका उल्लंघन करती है। तो कोर्ट ने कहा कि इसको बंद कर दीजिए, और कोर्ट ने कहा कि 2019 अप्रैल से जो भी इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदे गए और किसी पार्टी को दिए गए, सारी सूचना लोगों के सामने दे दीजिए। मैडम, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾ ਕੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਲੋਕ ਚਮਚਾਗਿਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚਮਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਜੋਖਮ 'ਚ ਪਾ ਕੇ, ਖਤਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟੀਆਈ ਲਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਤਕਲੀਫਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। देखिए, सूचना का जो अधिकार है हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है। तो किसी भी जमहूरियत असी देखा ते मतलब जदों तई सूचना नहीं है लोगों ते कोल ते जमहूरियत का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो सबसे बड़ी चीज जो शुरू से रही है वो यही है कि अगर सूचना नहीं है तो लोकतंत्र नहीं है। क्योंकि आप ये देखें कि लोकतंत्र और किसी भी तानाशाह जो सरकार है उसमें यही फर्क होता है कि लोग सवाल पूछ सकते हैं अपनी सरकार से। अब अगर मैं सवाल नहीं पूछ सकती, आप सवाल नहीं पूछ सकते, तो लोकतंत्र नहीं रहा, वो तो तानाशाही हो जाएगी। तो ऐसे देश में हमारे बहुत लोग हैं जो लगातार सूचना का अधिकार इस्तेमाल करके सूचनाएं निकालते हैं सरकार से। आपने सही कहा, बहुत सारी धमकियां भी होती हैं, अटैक्स भी होते हैं, कईयों की तो हत्या भी हो गई है। लेकिन लोग ये समझ गए हैं कि जब तक सूचना नहीं मिलेगी तब तक उनके अधिकार नहीं मिलेंगे, तब तक लोकतंत्र काम नहीं करेगा। अब अगर हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स की सूचना देखें, इसमें भी आरटीआई एप्लीकेशन लगाई गई, जिसमें ये समझ में आया कि जब मोदी सरकार ये ला रही थी इलेक्टोरल बॉन्ड्स की स्कीम, उससे पहले ही, उस स्कीम के आने से भी पहले आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया दोनों ने इस स्कीम का विरोध किया। हमने आरटीआई लगा के चिट्ठियां निकाली जो आरबीआई और ईसीआई ने सरकार को लिखी और कहा कि आप ये मत लाइए स्कीम, इससे तो काला धन बढ़ जाएगा, इससे पूरा का पूरा जो ट्रांसपेरेंसी है खत्म हो जाएगी, और जो हम देखते हैं कि ये जो मनी लॉन्ड्रिंग है ये बढ़ जाएगी। इसके बावजूद मोदी सरकार ये स्कीम लेकर आई, और अब जब डेटा निकल आया है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि डेटा दीजिए आप लोगों को, तो डेटा जब एसबीआई ने निकाल दिया बाहर, तो आज ये इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा देख के समझ में आ रहा है कि कौन सी पार्टी को कौन सी कंपनी पैसे दे रही थी और उसके लिए पार्टी क्या काम कर रही थी। तो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, मेघा कंपनी है एक, उस कंपनी मेघा ने 140 करोड़ रुपए के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी को दिए, और बीजेपी ने चंद दिनों में उनको एक 14,000 करोड़ रुपए का बॉन्ड का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो दे दिया। तो मतलब सीधी सी बात हुई, मेगा कंपनी ने 140 करोड़ के बॉन्ड दिए बीजेपी को, महाराष्ट्र की बीजेपी सरकार ने 14,000 करोड़ रुपए का ठेका दे दिया उस मेगा कंपनी को। तो ये तो सीधा किकबैक हो गया। इसी तरह से बहुत सारी कंपनियां दिख रही हैं जिनको कि सीधा लेन देन का मामला है, जिसे कहते हैं कि चंदा दो धंधा लो, ये समझ में आ रहा है इस इंफॉर्मेशन को देख के। दूसरी चीज पैसा वसूली, क्योंकि ईडी, सीबीआई, आईटी डिपार्टमेंट, इन सब की रेड कई कंपनियों पे पड़ रही थी। अब वो कंपनियों पे जब रेड चल रही थी, उसी दौरान, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ही उन्होंने बॉन्ड खरीदे और बीजेपी को दे दिए। अब हम सब जानते हैं कि बीजेपी किस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोल कर सकती है इन सब एजेंसियों को। तो अब ऐसे में ये कंपनियां क्यों देंगी बीजेपी को पैसे? वो तो तभी देंगी अगर वो वॉशिंग मशीन में अपना केस डलवाना चाहती हैं और चाहती हैं कि उनका जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पीछे ठंडे बक्से में डाल दिया जाए। तो ये सारी चीजें निकल के आ रही हैं, पोटेंशियली एक्सटॉर्शन, पोटेंशियली किकबैक्स और करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग। ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने खूब लॉसेस बनाए, लाख लाख करोड़ रुपए का लॉस है उनका, और वो इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रही हैं। तो वो तो फ्रंट के रूप में हो सकता है काम कर रही हो। तो इन सब चीजों के लिए ये समझ में आ रहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का हमारे देश में सबसे बड़ा घोटाला आज निकल के आया है इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए से।
ਮੈਡਮ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਇਲੈਕਟ੍ਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਘੁਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਆਰਟੀਆਈ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਆਟਾ ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਮਾਫ ਸਕੀਮ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸਕੀਮਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹ किस तरह लोगों को लूट रहे हैं, ਉਹਦੀ भी जरूर जानकारी दो। बहुत आपने सही बात कही। देखिए, सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल लोगों ने जम के किया है हमारे देश में। बल्कि सूचना का अधिकार कानून 2005 में आया। वो तभी आया जब लोग मिलकर खूब दबाव बनाया, एक मूवमेंट चला, मुहिम चला, जिसमें लोगों ने सूचना के अधिकार का कानून मांगा। और जब से कानून आया है, हर साल 60 लाख लोग आरटीआई एप्लीकेशन लगा रहे हैं, सूचना निकाल रहे हैं। वो अपने राशन पे, अपनी पेंशन पे, सड़कों पे, स्कूलों में पढ़ाई पे, अस्पतालों में दवाई पे, इन सब चीज़ों पे सूचना मांगते हैं। क्योंकि घोटाला जब होता है वो पर्दे के पीछे होता है। तो मैं आपको छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। बहुत सारी महिलाएं, उनका ये कहना था कि उनका राशन नहीं मिलता क्योंकि दुकानदार कहते हैं आपके नाम का राशन ही नहीं आता, हम आपको नहीं दे सकते। तो उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन निकाल के राशन की दुकानों की रिकॉर्ड निकलवा लिए। जब स्टॉक रजिस्टर निकला तो पता चला कि हर महीने उनके नाम का राशन आ रहा था। तो महिलाओं ने फिर शिकायतें डाली और उसके दबाव से जन सुनवाइयां की, उसके दबाव से राशन उनको सही से मिलने लगा क्योंकि सूचना सामने आ गई। तो ऐसे ही लोगों ने पेंशन्स पे, बहुत चीजों पे सूचना निकाल के अपने अधिकार लिए। पर लोगों ने सूचना सिर्फ मौलिक अधिकारों पे नहीं लगाई है। लोग सबसे बड़े दफ्तरों में सूचनाएं, सबसे बड़े ऑफिसेज में लगाई है। लोगों ने पूछा है कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके ऊपर उन्होंने आरटीआई एप्लीकेशन लगाई है। सुप्रीम कोर्ट के जजेस की क्या एसेट्स और लाइबिलिटीज है, ये पूछा है लोगों ने। क्योंकि अगर उनको लगता है कि जुडिशियल करप्शन हो रही है तो वो जानना चाहते हैं कि हमारे जजेस का कितनी संपत्ति बढ़ गई, तो लोगों ने लगाई है। लोग, प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करी, तो लोगों ने दिल्ली यूनिवर्सिटी में याचिका लगा दी आरटीआई की। क्या आप बताइए कि 1978 में जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि उन्होंने वहां से डिग्री ली, उस साल में किस किस ने डिग्री ली, नाम बता दीजिए। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी नाम नहीं बताती। तो लोगों को अलग तरीके से लोग बहुत सारी चीजों के ऊपर, मैं तो आज नहीं सोच सकती कि 2005 से आज तक किसी भी बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा हो, चाहे वो व्यापम हो, चाहे आदर्श हो, चाहे कोई भी स्कैम हो, उसमें आरटीआई का यूज ना हुआ हो। बहुत जबरदस्त यूज है आरटीआई का और सारी मूवमेंट्स कर रही हैं इसका यूज। मैडम ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲੜਕੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੜਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ ਬੇਟੀ ਪੜਾਓ। ਪਰ ਕੀ ਉਹ ਬੇਟੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੇਟੀ ਪੜਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਕੀਮ ਹੈ, कि उस स्कीम पे भी कोई इतना स्कैम हो? देखिए, बहुत सारी चीजों के ऊपर आरटीआई लगाई गई है। आपको याद होगा दिल्ली में निर्भया का जो पूरा कांड हुआ था, उसके बाद फंड सेटअप हुए थे जहां पर उस फंड का इस्तेमाल करके महिलाओं के लिए हेल्प सेंटर्स सेटअप होने थे। औरतों ने आरटीआई एप्लीकेशन लगा के निकाला कि किस तरीके से वो पैसे इस्तेमाल ही नहीं हुए उस सेंटर्स को चलाने के लिए। फिर दबाव बना के वो सेंटर कई जगह पे चलवाए गए। अब आरटीआई का लोग किस लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, मैं आपको बताती हूँ कि आरटीआई के तहत लोग ये चाहते हैं कि उनकी जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भी आए, क्योंकि वो चाहते हैं कि पॉलिटिकल पार्टी आके उनसे जनहित में वोट लेती हैं। वो कहती हैं हम आपके लिए काम करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि पॉलिटिकल पार्टी की भी जवाबदेही हो। तो अब लोग आरटीआई लगाते हैं, तो आरटीआई एक तो लोग लगाते हैं कि पैसे कहाँ हैं पॉलिटिकल पार्टी के पास से, कहाँ खर्च किए। दूसरी चीज, महिलाएं ये भी जानना चाहती हैं कि भाई आप कहते हो कि हम बेटी बचाएंगे बेटी पढ़ाएंगे, पर आप बृजभूषण शरण सिंह को आप कैंडिडेचर देते हो, अपने कैंडिडेट बनाते हो, तो क्या आपकी क्या प्रक्रिया रही कैंडिडेट चूज करने की? आपने अपनी पॉलिसी में लिखा कि हम बेटियों को बचाएंगे पढ़ाएंगे, और आपने ऐसे इंसान को कैंडिडेट बना दिया अपना, तो क्या प्रक्रिया रही? लोग ये भी सूचना चाहते हैं, महिलाएं चाहती हैं। जब तक ये सारी सूचनाएं बाहर नहीं आती, लोगों के पास, महिलाओं के पास ताकत नहीं होती ये सारे सवाल पूछने का,
तब तक ये सारी बातें हवाई रहती हैं और लोगों को, महिलाओं को पागल बुद्धू बनाया जाता है ये अलग अलग तरीके के वादे करके। तो बहुत जरूरी है कि सूचना के अधिकार में लोग सूचना ले सके, सरकार से भी और पॉलिटिकल पार्टी से भी। और इसमें मैं बस ये कहना चाहूंगी कि 2013 में सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ने सारे नेशनल पॉलिटिकल 6 पार्टीज को कहा कि आप सूचना के अधिकार में लोगों को सूचना दो। अब 11 साल हो गए लेकिन एक भी पॉलिटिकल पार्टी ने अपने सूचना देनी शुरू नहीं की। वो अपने आप को दायरे में मानती नहीं आरटीआई के। तो ये हाल है अभी। मैम ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿਦਾਂ ਇੰਨੇ ਦੇਖੋ ਘੁਟਾਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ किन्ने को बाहर कढ़ने ने आरटीआई देता है? देखिए, आरटीआई का इस्तेमाल होकर देश में तो बहुत घोटाले सामने आए हैं और उसके अंदर छोटे बड़े जगह जगह पर घोटाले सामने आए हैं। कुछ घोटाले होते हैं जैसे मैंने आपको बताया कि राशन को लेकर घोटाले, पेंशन को लेकर घोटाले, हाउसिंग को लेकर जो प्रधानमंत्री जो घर देने होते हैं जो सबसे हाशिए पे रहने वाले लोगों को, उनको लेकर घोटाले सामने आए। बड़े बड़े कोल के घोटाले सामने आए, स्पेक्ट्रम के घोटाले, बहुत सारे घोटाले हैं हमारे देश में। आदर्श स्कैम जिसमें कि जो शहीद होते हैं हमारे जवान, उनकी विधवा जो हो जाती हैं पत्नियां, उनके लिए घर बनाने थे, उन घरों को कैसे गलत तरीके से ले लिया गया, उन महिलाओं को, विधवाओं को नहीं दिया गया, उसका स्कैम उजागर हुआ है आरटीआई से उजागर हुआ व्यापम का स्कैम जो मध्य प्रदेश में था, जिसमें इतने बड़े स्केल पर भ्रष्टाचार हुआ। ये अब जो इलेक्टोरल बॉन्ड का स्कैम है, ये भी उजागर हुआ सुप्रीम कोर्ट के कहने से। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सूचना डाली गई वो भी सूचना के अधिकार कानून के तहत निकाल के डाली गई। तो तमाम सूचनाएं हैं जो घोटाले सामने लाई हैं और उस पर एक्शन भी हुआ है कई में। ਤੇ ਮੈਮ ਜੋ ਕੁਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦਾ ਘੋਟਾਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਕੀ ਅਸਰ ਪਏਗਾ? ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? देखिए, सबसे दुख की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया लेकिन बहुत देर लगाकर आदेश दिया। हम लोग ने ये एप्लीकेशंस जो है बहुत साल पहले डाल दी थी। 6 साल तक इंतजार हुआ सुप्रीम कोर्ट के आदेश का और अब सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल चुनाव से पहले ये आदेश दिया है। हम कहते हैं कि आदेश बहुत ही अच्छा है लेकिन बहुत देर से आया है। बल्कि 2019 के चुनाव भी इलेक्टोरल बॉन्ड के पैसों से लड़े गए, उसमें भी गया था पैसा। सारे स्टेट में चुनाव लड़े गए हैं जब इलेक्टोरल बॉन्ड से पैसा इकट्ठा हुआ और अब हम एक और चुनाव में जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत हद तक नुकसान हो चुका है और बहुत हद तक लेवल प्लेइंग फील्ड है वो डिस्ट्रॉय हुई है। लेकिन अभी भी बहुत ज़रूरी है कि जो सूचना बाहर निकली है इसको लोगों के साथ मुहैया किया जाए, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का भी यही जजमेंट देने का स्पिरिट यही था कि लोग इन्फॉर्म्ड तरीके से वोट कर सके। अब जब ये सूचना बाहर आ गई है, बहुत ज़रूरी है कि आपके माध्यम से और भी मीडिया के माध्यम से ये सूचना लोगों तक पहुंचे और लोग खुद देखें कि इस डेटा में क्या लिखा है। आप ये देखिए कि डेटा में कैसी कैसी चीज़ें सामने आई हैं कि जो दवाइयों की कंपनियां हैं वो रूलिंग पार्टी को पैसे दे रही हैं। ऐसी दवाइयाँ जो गलत तरीके से सबस्टैंडर्ड दवाइयाँ हैं उनको बेचा जा रहा है। अब लोग इन सारी डेटा के साथ में समझें, उसको इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा घोटाला समझे, ये बहुत ज़रूरी है। हम लोग पूरे देश में अलग अलग जगह पर जाकर इसकी चर्चा कर रहे हैं पर मेन स्ट्रीम मीडिया जिस तरीके से उसे उठाना चाहिए वो नहीं उठा रहा। आपके ज़रिए से और सोशल मीडिया पे ये सूचना ज़रूर पहुंच रही है, पर ज़रूरी है कि लोग इस सूचना को समझें, देखें और फिर जाके चुनाव में अपना वोट दें, इन्फॉर्म्ड वोट दें। मैम हुण चोणां नूं लैके सारियां सियासी पार्टियां पूरी तरह सरगर्म हो गए ने। उन्होंने अपने उम्मीदवार भी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਪਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਅਸਰ ਹੋਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਘੁਟਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਆ RSS ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਨੂੰ ਖੜੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਆ, ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੀ। देखिए,
बहुत ज़्यादा एक प्रोपेगेंडा भी चलाया जाता है। मीडिया हम देख रहे हैं, हमारे देश में 9 परिवार ऐसे हैं, रिसर्च बता रही है, जिनके पास आधी से ज़्यादा संपत्ति देश की इकट्ठी हुई हुई है। उन्हीं लोगों के पास मीडिया भी है और सरकार जो भी कहती है उसी को वो आगे फैला रहे हैं, तो लोग वही बातें सुनते हैं जो मीडिया में दिखाई जाती हैं। तो बहुत अभी जो हालात हैं वो देश के ऐसे हैं कि ज़्यादातर लोग जो चीज़ों पर सच्चाई है उसके ऊपर जो डिबेट होना चाहिए, डिस्कशन होनी चाहिए, वो लोगों तक पहुंच ही नहीं रही है। और इलेक्टोरल बॉन्ड्स जैसी चीज़ जो सामने आई है उस पर भी आप देखिए कि मेन स्ट्रीम में कितना कम डिबेट और डिस्कशन हो रहा है, जबकि इतना ज़रूरी लोगों की जिंदगियों से जुड़ा हुआ मामला है, जहां नजर आ रहा है कि किस तरह से रूलिंग पार्टियों ने लोगों की जिंदगियां दांव पे लगा दी पैसे इकट्ठे करने के लिए बॉन्ड्स के थ्रू। ऐसे में आप ये भी देखिए कि प्रधानमंत्री और बड़े वरिष्ठ मंत्री जो हैं उनकी सरकार में, वो अभी भी कह रहे हैं कि ये तो बड़ी अच्छी स्कीम थी इलेक्टोरल बॉन्ड की। वो मीडिया के साथ इंटरव्यू करके कह देते हैं और उनको कोई सवाल भी नहीं पूछती मीडिया कि भाई ये तो बड़ी अच्छी स्कीम थी। ऐसे सुप्रीम कोर्ट ने बारीकी में सारी चीजें देख के कहा ये गैर संवैधानिक है, पर वो फिर भी आके एकदम खुले से बिना किसी संकोच के झूठ बोल देते हैं कि इससे तो काला धन बंद हो रहा था, इससे तो कैश बंद हो रहा था, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ देख के इसको करा है। मैडम काले धन तो याद आ गया कि बाबा रामदेव ਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖਿੱਚਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਨੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੀ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਕਾਲਾ ਧਨ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। देखिए अभी सुप्रीम कोर्ट में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से बाबा रामदेव की जो पूरा केस है उसको लिया है, और इसके अंदर भी सीधा यही था कि कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने ये तक कह दिया कि क्या सरकार बाबा रामदेव के बचाव में काम कर रही थी, जो कि जो उनका जो पूरा एक झूठ के बेसिस पे जो वो फैला रहे थे चीज़ें कि ये इसका ड्रग्स है जो वो दे रहे थे कि ये इसके लिए काम आएगा, ये काम आएगा, और कोर्ट कह रहा है कि तो साइंटिफिकली कुछ प्रूवन नहीं है ये। उन्होंने कहा कि आपको बैन कर रहे हैं हम एडवर्टिजमेंट देने से। ये सामने जो चीज़ें आ रही हैं ये दिखाती हैं कि किस तरह से जो बड़ा पैसा है, जो बड़ी कंपनियां हैं, वो चाहे बाबा रामदेव की पतंजलि हो चाहे कोई और कंपनी हो, वो किस तरीके से जो लोग पावर में हैं, जो सत्ता में हैं लोग, उनके साथ में मिलके वो पूरे जनता को एक तरह से पागल बना रहे हैं और जनहित में काम नहीं होने दे रहे, वो अपने हित में काम करा रहे हैं। तो जिसको हम कहते रहे हैं ना कि पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा, उसका खेल होता हुआ दिख रहा है। और ऐसे में बस एक ही तरीका है कि लोगों के हित में काम हो लोकतंत्र में, वो है जब लोगों को के पास सूचना होगी, जब वो सवाल पूछ पाएंगे, जो भी सत्ता में बैठे उनसे सवाल पूछ पाएंगे और फिर उसके ऊपर काम होगा। तो ये तीनों चीजें होनी बहुत जरूरी है, तभी लोकतंत्र सही से चल सकता है। वरना बाबा रामदेव जैसे लोग और भी तमाम जो लोग हैं जिनके पास इतना बड़ा पैसा है और वो नीतियां कानून, आप ये देखिए हमारे किसान बार बार जाकर सड़कों पे बैठ रहे हैं, सर्दी में गर्मी में, ये कह रहे हैं पिछली बार तो कानून ही ऐसे लाए गए थे जो बिल्कुल किसान विरोधी थे। तो अब किसानी के कानून आप ला रहे हैं, किसानों के वो काम के नहीं है, तो किसके लिए ला रहे हैं आप वो? तो ये बड़ा सवाल उठता है कि क्या वो कंपनियां जो पैसे दे रही हैं रूलिंग पार्टी को, उनके लिए लाए जा रहे हैं ये कानून? तो ये जो पूरा हम देख रहे हैं, अभी लेबर लॉज बदले, लेबर जो जितने भी लेबरर्स हैं वो उनके खिलाफ हैं। वो कह रहे हैं कि भाई ये तो लेबर विरोधी कानून ला रहे हो, आप किसान विरोधी कानून ला रहे हो। तो आप जो सरकार है वो किसके इशारे पे काम कर रही है? क्या वो उनके इशारे पे काम कर रही है जो कंपनियां उनको पैसे दे रही हैं, क्योंकि पैसे का सारा खेल है। तो अब ये सब जब तक उजागर नहीं होगा तब तक लोकतंत्र में इस तरीके की चीजें चलती रहेंगी और लोगों के लिए काम नहीं होगा, ये कंपनियों के लिए काम होता रहेगा। मैम ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰਤੀ ਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੁੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟੀ ਪਾਈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਖਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸੋ। मैं तो यही कहूंगी कि देखिए
अगर हम चाहते हैं सभी लोग कि लोकतंत्र हमारे देश में सुरक्षित रहे और लोकतंत्र ताकतवर हो, जिससे कि हमारी ताकत बढ़े, लोगों की ताकत बढ़े, तो फिर हमें सरकारों से सवाल पूछते रहना होगा। सत्ता में जो भी बैठे हैं, जहां पर भी बैठे हैं, उनसे सवाल पूछें, क्योंकि अगर हम सवाल नहीं पूछेंगे, हम डर जाएंगे या हम कमजोर हो जाएंगे या हम कहीं पर लगता है कि और भी बहुत काम है, कौन पूछेगा सवाल, तो फिर फायदा सिर्फ उन्हीं का होगा जो सत्ता में बैठे, क्योंकि वो फिर पर्दे के पीछे ऐसे ही काम करते रहेंगे जिससे हमें, हमारे परिवार, हमारे बच्चों को भुगतना पड़े। तो बहुत जरूरी है इलेक्टोरल बॉन्ड की जो सारी सूचना आई है उससे हम समझें और तभी वोट डालें, और हम ऐसे लोगों को चुने जो हमारे प्रति जवाबदेह हो, जो हमारे सवाल पूछने के अधिकार को, हमारे डिसेंट करने के अधिकार को, हमारे प्रोटेस्ट करने के अधिकार को खत्म ना करें। ये लोकतंत्र में ये सबसे जरूरी अधिकार है। अगर मैं प्रोटेस्ट नहीं कर सकती, कुछ गलत अन्याय होते हुए देखती हूँ और सरकार कहती है आप बाहर निकले तो हम इतनी बुरी तरह से आप पे एक्शन ले लेंगे कि आप वापस नहीं आएंगे, तो वो राइट टू प्रोटेस्ट खत्म हो जाता है। तो हमें तो बिना डर के हमें सवाल पूछते रहना है, और जहां पे भी हम देखें अन्याय हो रहा है अपनी आवाज उठाते रहना है, तभी लोकतंत्र सही रहेगा और हम सबके हित में काम होगा। थोड़ा ਜਿਹਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਚਾਨਣਾ ਪਾਓ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਏ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲਾ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ है, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੰਦ करना, वो किस तरह है? देखिए, लोकतंत्र खतरे में है ऐसा हम बार बार सुनते हैं, और अभी जो हम देख रहे हैं, 2 मुख्यमंत्री, झारखंड के मुख्यमंत्री सोरेन जी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दोनों जेल में हैं, हाल ही में जेल में डाले गए हैं। देखिए, अगर कहीं पे भ्रष्टाचार हो रहा होता है, हम सभी कहते हैं कि एक्शन होना चाहिए, लेकिन एकदम चुनाव से पहले आप मुख्यमंत्रियों को जेल में डाल देंगे तो वो तो लोकतंत्र और चुनाव को ही खत्म करने वाली बात एक तरह से नजर आती है। मुझे लगता है कि जहां पर भी तथ्य हैं उनके ऊपर प्रॉपर एक्शन होना चाहिए। अगर कोई तथ्य है उसको सामने उजागर किया जाए, इन्वेस्टिगेशन हो कि उसमें हो, लेकिन जिस तरीके से पूरा काम किया जा रहा है, बिल्कुल चुनाव के पहले किया जा रहा है, पीएमएलए का कानून जो इतना ड्रैकोनियन कानून है जिसमें बेल ही नहीं मिलती किसी को, ऐसे कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है, ये तो लोकतंत्र के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। क्योंकि हम, जैसा मैंने कहा, मैं वापस दोहरा रही हूँ कि कहीं किसी ने कहीं पर भी अगर भ्रष्टाचार किया है तो जरूर एक्शन होना चाहिए, पर एक्शन सिलेक्टिवली नहीं होना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि अगर कोई विपक्षी दल का जो कितना भी भ्रष्ट इंसान हो उसके ऊपर आप कितने केसेस चला रहे हो, वो भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर जाए तो वो सारे केसेस बंद हो जाएंगे, वो वॉशिंग मशीन में से चले जाएंगे, हम सुनते हैं। तो इतने बड़े बड़े करोड़ों के हजारों करोड़ों के स्कैम की बात होती है, और फिर वो ही इंसान जो कर रहा होता है या कहते हैं वो कर रहे हैं, वो जाके बीजेपी में ज्वाइन करते हैं, वो साफ हो जाते हैं। जो चीफ मिनिस्टर नहीं ज्वाइन कर रहे वो जेल में जा रहे हैं। जब ऐसा दिखने लगता है तो लोकतंत्र खतरे में दिखता है। अभी हम लोग इस सूचना को लेकर पूरे देश में जा रहे हैं जिससे कि लोग जान सकें कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स पर क्या जजमेंट आई है, क्या डेटा निकल कर आया है, और ये जो याचिका अब जारी की गई है, हम लोग ने सुप्रीम कोर्ट में जारी की है, जिसमें ये मांगा गया है कि एक इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, जो कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन हो, वो होनी चाहिए इलेक्टोरल बॉन्ड के घोटाले में, क्योंकि ईडी, सीबीआई, इन सब का तो खुद का ही नाम आ रहा है इस घोटाले में, तो ये तो नहीं इन्वेस्टिगेशन कर सकते, बट इसमें इन्वेस्टिगेशन होने की जरूरत है क्योंकि देश का सबसे बड़ा स्कैंडल है। तो इसके अंदर इन्वेस्टिगेशन कोर्ट के तहत होनी चाहिए, एक एसआईटी का गठन हो। तो इस सारी सूचना को लेकर हम पूरे देश में अलग अलग जगह पर मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, सब राज्यों में जा रहे हैं और बातचीत रख रहे हैं, और उसी श्रृंखला में हम लोग चंडीगढ़ अभी आए हैं। सो ये सन मैडम अंजलि जी ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਮਨ ਕਾਜ਼ ਬੋਰਡ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆ ਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਆਰਟੀਆਈ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 1 ਜੂਨ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਡਮ ਅੰਜਲੀ ਜੀ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਕਰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਧਵਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਫੌਜੀ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਘਪਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਕਬਜ਼ੇ ਕਰਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਲੈ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਤ ਦਵਾਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ।